और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एक ऐसा पैनल आज मौजूद है जो आपको अर्थशास्त्र के बारे में एक एक कड़ी समझा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि अब से कुछ ही देर बाद निर्मला सीतारमण बजट भाषण पेश करने वाली हैं और जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगी सीधे आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संसद भवन में लिया चलेगा और वहां पर बजट 2024 का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए जिस समय बजट बनाने वाली टीम के साथ फोटो सेशन चल रहा था। निर्मला सीतारमण आपको नजर आई होंगी और हाथ में डिजिटल इंडिया की वो झलक जो ये बताती है कि बहुत आगे बढ़ चुका है भारत, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, और लगातार उसी ऊंचाई को काबिज रखने का प्रयास मोदी सरकार के अंतर्गत लगातार चल रहा है। इस बात का जिक्र निर्मला सीतारमण हर बार बजट में करती हैं। आज के इस बजट भाषण में क्या कुछ खास रहेगा, पूरा पैनल आज हम लेके आए हैं आपके सामने, तैयार हैं ये बताने के लिए कि कौन कौन से वो खास प्रावधान हैं जिन्हें लेकर निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर बाद आपको घोषणा करते हुए नजर आने वाली है। 11 बजे का समय है, अब से ठीक आधे घंटे बाद बजट 2024, भले ही अंतरिम कहा जा रहा हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट मोदी सरकार का। हालांकि बातों ही बातों में दावा जरूर कर चुके हैं प्रधानमंत्री के पूर्ण बजट भी हम ही लाएंगे। अब ये देखने वाली बात कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ स्थिति बनती है, लेकिन उससे पहले लोक लुभावने वादे होते हैं या सच में भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना देने वाला बजट लेकर आती है निर्मला सीतारमण। वो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद संसद भवन से लाइव प्रसारण शुरू होगा, सीधे आपको संसद भवन हम ले चलेंगे उस तरह। लेकिन उससे पहले तमाम उम्मीदें जो जनता की जुड़ी हुई हैं इस बजट से, उस पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। बजट 2024 कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो चुनाव से पहले सरकार से आस के तौर पर लगाई गई हैं, महंगाई से कितनी राहत मिलती है, हर सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करती है सरकार, ये देखने वाली बात, शेयर बाजार पर कितना असर होता है, इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। और खास तौर पर राज्यों के लिए ये बजट कितना मायने रखता है, हर एक चीज पर फोकस रहेगा, क्योंकि एक तालमेल राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का ही होता है, जिसके चलते जो भी लाभ आप ले रहे हैं उसमें दुगनी हिस्सेदारी हो जाती है। तो बजट 2024, और एक बार फिर से हम आपको पैनल के पास ले चलते हैं अपने। नीतीश जोशी जी, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। अल्पना श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत अल्पना जी आपका भी। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास पहुंचे इससे पहले शेयर बाजार का चूंकि मैं जिक्र कर रही हूँ, नीतीश जी जरा समझाइएगा, चूंकि बीते 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा है इन आंकड़ों को लेकर, शेयर बाजार पर अंतरिम बजट का कितना असर? से अगर आप आज देखेंगे, आज सुबह से मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है और हर साल का आप ट्रेंड अगर देखें, बजट के दिन जो रहता है मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी एक्सपेक्ट करती है और उनकी भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और उनके द्वारा सरकार को काफ़ी सजेशंस दिए जाते हैं। तो उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई हमारे सजेशन जो है सरकार मानेगी। इस कारण से जो है शेयर मार्केट बजट के दिन तो काफ़ी ऊपर रहता है। उसके बाद जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का मुद्दा है। ठीक है, यानी कि अंतरिम बजट जैसे ही पेश होता है उसके बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। नीतीश जी लौटूंगी आपके पास, शैलेंद्र के पास अब आपको लिए चलते हैं। एक बार फिर से हम आपको सुना देते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता आखिर इस बजट को लेकर क्या सोच रही है। शैलेंद्र, क्योंकि सीधे सीधे जनता की जेब पर असर पड़ने वाला है, एक बार फिर से बताइएगा, चूंकि महंगाई को लेकर तो जरूर जिक्र है, फ्रीबीज का भी जिक्र लोग कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर को लेकर क्या उम्मीद है शैलेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं राजधानी भोपाल के, उनकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। उस क्या उम्मीदें हैं सीधे हम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं, आज बजट आने वाला है, हालांकि चुनाव के पहले का बजट है, इंटर्म बजट है। मेरे ख्याल से जो एजुकेशन वाली बात है, एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होनी चाहिए। स्कूल खोलने के अलावा स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सर, हम लगातार बात कर रहे हैं रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, क्या उम्मीदें हैं युवा होने के नाते? रोजगार के नाम पर तो एमपी में इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ है नहीं है, तो इंडस्ट्रीज़ के आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। बिजनेस करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है आज के समय पर, वो युवाओं को सीधे तौर पर इजीली अवेलेबल हो जाए, ऐसा होना चाहिए। और टैक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, जैसे मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है वो एक तो इनकम टैक्स भी देता है
और वो हर चीज़ में टैक्स देता है। जैसे कि आप कपड़े लेने जाओ तो टैक्स देना है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो आपको जीएसटी लगेगा, पेट्रोल भरवाने जाओ तो टैक्स देता है। तो टैक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करे गवर्नमेंट, ये हम। बिल्कुल सर, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, तो क्या लगता है कि कुछ बड़ा मध्य प्रदेश को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी के रहने से देश में तरक्की की इतनी राहें निकल गई हैं कि लोगों को आज लगने लगा कि वाकई में डेवलपमेंट जो है वो बीजेपी की 2 इंजन की जो सरकार चल रही है, यानी कि दोनों डबल इंजन की इंजन की सरकार सरकार से से वाकई ज्यादा में उम्मीदें हैं। शैली, लौटूंगी आपके पास क्योंकि पैनल हमारे पास पूरी तरह से तैयार है, तो हम ये समझ लेते हैं कि जैसे ही बजट भाषण पेश होगा उससे पहले की जो उम्मीदें हैं और उसके बाद का जो रिएक्शन देखने को मिलेगा उसमें कितनी मिली जुली स्थिति होती है। अल्पना जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और खास मेहमान का मैं इंट्रोडक्शन कराऊं। क्षितिज महाजन जी हैं, सीईओ कंप्लीट सर्कल के। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका इस खास कार्यक्रम में। क्षितिज जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बताइएगा। चूंकि अंतरिम बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं, पहला आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे, उसके बाद सवालों पर आते हैं। धन्यवाद अवंतिका, जय हिंद। एंड बहुत ही उत्सुकता है मार्केट में इस बजट को लेके। नॉर्मली इंटरिम बजट है तो बहुत ज्यादा मेजर चीजें नहीं अनाउंस होंगी, बट बिकॉज इलेक्शन से पहले का है बजट है तो पॉपुलर बजट होगा। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो सब्सिडी के सिवाय जो है ओवरऑल स्पेंडिंग वो 6-7% से इंक्रीज हो सकती है। लॉट ऑफ फोकस जो रेलवे पे हमने देखा भी है, वंदे भारत अब हर जगह पहुंच रही है, तो रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर से बेटर माइलेज मिलने का स्कोप है। डिफेंस हमने अप द कर्व किया, वो डिफेंस आपका बेटर होगा। हेल्थ पार्ट में भी काम अच्छा होगा। काफी अटकलें लगाई जाती हैं जब बजट आता है, दैट कैपिटल गेन जो है वो रिमूव हो जाएगा, जो बेनिफिट है इक्विटी में से, जिसका जो जस्ट टू मेक इट सिंपल, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए, कि दैट इक्विटी में लॉन्ग टर्म टैक्स जो आपका गेन पे लगता है वो 10% एक साल के बाद हर बार ऐसा आता है कि वो रिमूव होगा। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई अनाउंसमेंट आने वाली है। जो मार्केट फोकस करता है, जैसे आपने बोला बजट के ऊपर, वो 4-5 चीजों पर फोकस करता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या रहने वाला है। एंड गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, 5.3 के आसपास का अगले साल का फिस्कल डेफिसिट का ये प्लान कर रहे हैं। साथ में ही जो मेजर प्लान एक ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जैसे काफी हद तक हमारा जो इंडिया का बॉन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी बॉन्ड, वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हुआ है, तो ग्लोबल मनी आपका इस साल बहुत आएगा। सो उस पर भी फोकस रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो 50-55 हजार का था पिछले साल का, वो काफी हद तक मिस किया है। बट आई थिंक टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है ऑन द जीएसटी इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट टैक्सेस साइड। यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद है जीएसटी को, और जीएसटी ने काफी चीजें अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज करी है। सो देश जब स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज वे में मूव करना शुरू होता है, टैक्स पेइंग ब्रैकेट आपका बढ़ता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। लास्ट ईयर आपने अगर आपको याद हो, अगर अवंतिका, 7 लाख का तक का एग्जम्पशन का नया टैक्स रिजीम में ब्रैकेट आया था, और 50,000 का एग्जम्पशन अक्रॉस द बोर्ड दे दिया गया था। तो आई थिंक मुझे कुछ खास उसमें चेंजेस होते नहीं दिखते, बट अगर टैक्स ब्रैकेट अभी एग्जैक्ट नंबर आएगा, लोगों का बड़ा होगा, तो हो सकता है कि आपका हाउसिंग उसमें भी राहत की उम्मीद की जा रही है। क्षितिज जी, मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे थे लोगों से, उनकी तरफ से कहा गया है कि 8 लाख अगर कर देते थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। क्षितिज जी बहुत भारी भरकम शब्द लेकर आए, एक शब्द का मतलब हम आपसे समझेंगे, पहुंचूंगी मैं आपकी बात। उससे पहले अल्पना जी के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अल्पना जी, चूंकि 3 प्रमुख सेक्टर जिसका जिक्र क्षितिज जी ने भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रेलवे, तीनों सेक्टर्स को लेकर अगर आप एक साथ चाहते हैं एक साथ जवाब दीजिएगा। 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा मेरा। कितना असर अंतरिम बजट डालता है और पूर्ण बजट में क्या इन सेक्टर्स को लेकर आप अच्छा खासा बदलाव देखेंगे, या फिर लोक लुभावना बजट अगर इसे कहते हैं, तो क्या पूर्ण बजट में परिवर्तित होंगे यही प्रावधान? जब सरकार आएगी तब पूर्ण बजट में क्या करती है वो एक डिफरेंट चीज है। आज जो इंटरिम बजट आ रहा है वो पॉपुलर बजट ही होगा। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूस्ट पिछले 10 साल से दिया जा रहा है, वो अब दिखने लगा है। हमारे हाईवेज, नेशनल हाईवेज के फॉर्म में जो नेटवर्क बढ़ा है वो दिख रहा है। रेलवेज की जैसे इन्होंने बात की, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे से बहुत फर्क पड़ा है और आगे भी पड़ेगा, और इसमें इन्वेस्ट करने से हमारा काफी फर्क पड़ता है। डिफेंस सेक्टर में देखा जाए, यस, डिफेंस सेक्टर में भी डिफेंस एक्सपो लगी, डिफेंस में निवेश हुए, हम डिफेंस में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये सब चीजें सच है। हम तीनों को समाहित करके कह रहे हैं कि इस सरकार का ऑब्जेक्टिव इन तीनों को बूस्ट करना था, वो हमें दिख रहा है। इस बजट में इससे रिलेटेड कोई खास तो नहीं दिख रहा है।
मेन चीज इस बजट में होगी कि कैसे हम किसानों पे फोकस कर सके, महिलाओं पे फोकस कर सके, उसके बाद आपका मिडिल क्लास को क्या बूस्ट दे सके, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, वो चीजें ज्यादा उभरती दिख रही हैं। टैक्स में हो सकता है कुछ नई और पुरानी स्कीम को मिला के एमलगमेटेड ऑप्शन निकल के आए, क्योंकि लोग आज भी पुरानी स्कीम को ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, नई स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए 7 लाख को बढ़ा के 8 लाख करेंगे, उससे फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नई स्कीम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं नई स्कीम की तरफ। तो ये सब मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि नए बजट में कुछ अलग अगर आया तो ही टैक्स से हमें फायदा होगा, अदरवाइज कोई खास नहीं दिखता है। और मुझे लगता है कि नई नीति को लेकर तो अभी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंतरिम बजट है तो नई नीति शायद ना इंट्रोड्यूस की जाती हो। ये भी बताएगा, चूंकि नीतीश जी अब आपके पास आ रही हूँ मैं, एक सरकार की तरफ से जब फाइल रखी जाती है बजट की, पहले के समय में ये थोड़ा परिवर्तन था, लेकिन अब जरूर इसे हम देखते हैं कि मोदी की गारंटी है। जब राज्यों में चुनाव हुए तब भी जब घोषणा पत्र रखा गया, मैनिफेस्टो रखा गया, तब भी कहा गया कि मोदी की गारंटी है। आज भी वही स्टेटमेंट लगातार रिपीट कर रही है मोदी सरकार कि बजट नहीं है, मोदी की गारंटी है। किस तरह से दिखता है इसको? जी बिल्कुल, आप जैसे देखेंगे ये जो अभी सरकार हमारी मोदी सरकार चल रही है, इन्होंने अपने जितने भी अनाउंसमेंट करे थे तो उसमें काफी हद तक ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसीलिए जो है कि उसे प्रधानमंत्री जी अपनी गारंटी के तौर पे पेश कर रहे हैं। और इस बार का जो बजट रहेगा उसमें भी इस प्रकार के अनाउंसमेंट जरूर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, जिन्हें आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी और उन्हें अपनी गारंटी के तौर पे पेश करेगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आप इस बजट को देखते तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के मद्देनजर एक फास्टेस्ट इकोनॉमिकली ग्रोइंग कंट्री, वहां की सरकार किस प्रकार का बजट अंतरिम के लिए भी लेकर आती है, ये भी देखने वाली बात, क्योंकि आप एक विजन के तौर पर जरूर समझ सकते हैं कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। क्षितिज जी के पास एक बार फिर से आते हैं। कंप्लीट सर्कल, मुझे लगता है कि क्षितिज जी एक दावा ऐसा पेश करता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं आप लोगों की। इन्वेस्टमेंट को लेकर बजट के जरिए अगर हम इन प्रावधानों को समझने का प्रयास करें, मैं लौटूंगी आपके पास क्षितिज जी। कुछ खास तस्वीरें सामने आई, हम आपको दिखा दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उस टीम की मुलाकात जब बजट की पूरी टीम लेकर वित्त मंत्री पहुंचते हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, फोटो सेशन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, और वो खास बैठक का नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ वित्त मंत्रालय के हर एक चुनिंदा व्यक्ति के साथ मौजूद रहती हैं, कुछ मीठा खिलाकर, चूंकि भारत में शुरुआत होती है हर चीज की, तो इस प्रकार का रवैया आपने देखा भी है। क्षितिज जी के पास एक बार फिर से आते हैं। क्षितिज जी, इन्वेस्टमेंट को लेकर मैं चूंकि चर्चा कर रही थी, कितना फायदा, कितना लाभ हो सकता है? हालांकि अंतरिम बजट आप निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं, इस पर ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं, कुछ ही महीनों की चूंकि बात होगी पूर्ण बजट के आने में। क्षितिज जी। अवंतिका, डायरेक्शनली गवर्नमेंट ना बड़ा क्लियर एक आपका रोड मैप देगी। देखिए, लास्ट बार भी अगर बजट जब आया था 2019 में, कुछ एक्सेप्ट फॉर दो बड़ा जो एक डिसीजन लिया गया था जुलाई में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, वो फार्मर्स को लेकर रिव्यू जो उनका सब्सिडी बढ़ाया था, अदरवाइज कुछ मेजर नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कुछ बहुत मेजर हुआ हो, बट डायरेक्शनली अगर आप मेरे से पूछते हैं, जैसे आपने खुद ही बोला कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज इमर्जिंग इंडेक्स में, इमर्जिंग इकोनॉमी में, जहां पे आपका ग्लोबल पैसा आता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, उसमें भी इंडिया का परसेंटेज सेकंड नंबर पे है, और उसमें हम काफी अच्छा कर रहे हैं। तो लग ऐसा रहा है कि दैट गवर्नमेंट उस ग्रोथ को कंटिन्यू करना चाहेगी। यहाँ से देखिए, हमारी जीडीपी अब 4 ट्रिलियन के आसपास हो गई है। अब गवर्नमेंट भी ये एस्पायर कर रही है कि जो हमारे जितने भी कंट्रीमैन हैं, सिटीजन्स हैं, जो हमारे ट्रू भारत में रहते हैं, उनको कैसे अब तक कब लेके आया जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए। तो उसमें हमने बैंकिंग रिफॉर्म बहुत अच्छे से कर दिया है ऑलमोस्ट, जो अब हर नुक एंड कॉर्नर में पहुंचा है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया। अब गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कैसे हम एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को बढ़ावा करें। तो मुझे लगता है बहुत हद तक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें आने वाली हैं। जीडीपी का देखिए कंट्रीब्यूशन 11% रह गया था। क्षितिज जी, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें पहुंचाना दर्शकों तक बहुत महत्वपूर्ण। बजट की कॉपी शायद संसद भवन में पहुंच रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। हालांकि डिजिटल बजट है, लेकिन इसके बावजूद तैयार रखा जाता है इन दस्तावेजों को, क्योंकि आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख रहे हैं। बजट सेशन जिसकी हलचल कल से ही शुरू हुई, आज बजट पेश करती हुई आपको वित्त मंत्री नजर आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले का ये दृश्य राष्ट्रपति से मुलाकात का आपने देखा है। उसके बाद वित्त मंत्री जैसे ही फोटो सेशन के लिए पहुंचते हैं तब वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर आपको नजर आता है, और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसे निभाया जा रहा है। क्योंकि रिकॉर्ड के तौर पर आपको मेंटेन करना होता है उन दस्तावेजों को जिसमें आप बजट के प्रावधानों को मेंशन करते हैं। तस्वीरें उसी समय के हम आपको दिखा रहे हैं जैसे बजट की कॉपियां संसद भवन में पहुंची। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाता हुआ क्षितिज जी के पास एक बार फिर से आते हैं। क्षितिज जी, बात पूरी कीजिए अपनी। मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली लेके देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अवंतिका सिर्फ आपका जीडीपी में परसेंटेज बेटर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जॉब भी क्रिएट करेगा। और आज इंडिया जो एक पीछे रह गया था, आज चाइना आगे क्यों है इतना मैन्युफैक्चरिंग के कारण। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाइना ऑब्सोल्यूट या सब खत्म हो जाएगा, पर चाइना +1 जो एडवांटेज है, यूरोप +1 एडवांटेज में इंडिया का आज ऑलमोस्ट 14% आ गया जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो मैन्युफैक्चरिंग है। ये 25 तक चला जाएगा अगले 5-6 साल में। तो जब आप 25% जाएगा तो इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा रिवाइवल आएगा और एट द सेम टाइम जॉब्स बहुत क्रिएट होंगी। तो नॉट ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर भी इंडिया में आएंगे और मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। तो मुझे लगता है पीएलआई स्कीम्स को लेके काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग पे और ज्यादा इंसेंटिवाइजेशन आएगा, जहां पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स आएंगे। आज हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, हम कपड़े में इतने आगे थे, पीछे रह गए, पर आप उसके बेनिफिट्स आपको मिलने, टेक्सटाइल में आपको बेनिफिट मिलते दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजी में हम आप बहुत सरप्राइज होंगे और हैप्पी फील करेंगे दैट हम अब वेंडर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, हम एज ए को पार्टनर काम कर रहे हैं काफी हद तक इंजीनियरिंग रिसर्च डिजाइन कंपनी में जो ईवी से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रही हैं। तो बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंडिया में, हमारे पास स्किल सेट है, हमारे पास एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, जहां पे आप देखेंगे कि दैट इन इंडस्ट्रीज में फोकस आएगा। अब फार्मिंग पे हमारा 70% आज भी हमारे जो कंट्रीमैन है वो फार्मिंग पे डिपेंड, फार्मर्स हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि हम अपने फार्मर को अब तक कैसे लेके जाएं। ग्रास रूट पर फोकस करने का प्रयास जो केंद्र सरकार बहुत लंबी समय से करती भी आ रही है, और लगता है कि आज जो बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, इस बारे में प्रावधान जरूर होंगे। क्योंकि किसानों को लेकर पॉइंट हम लगातार दिखा रहे थे कि सम्मान निधि को लेकर जरूर इजाफा होने वाला है। अल्पना जी, एक और बात आपसे मैं समझना चाहूंगी, चूंकि ग्लोबली जब आप भारत को देखते हैं, औहदा बहुत बड़ा है इस देश का, और प्रधानमंत्री के आने के बाद से, उनके इन्फ्लुएंस के बाद से, आपने जैसे ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जब आप जिक्र करते हैं तो भारत का नाम शिखर पर होता है। कैसे इस तरह की चीजें असर डालती हैं एक नेशनल इमेज पर, यह भी समझाएगा। है नेशनल इमेज पे, क्योंकि आज देखा जाए, चाहे आप जियो पॉलिटिक्स की बात करें, इकोनॉमी की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, मोदी के स्टेटमेंट का मतलब होता है। अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं, वी हैव सुपरसीड चाइना। आज चाइना का ग्रोथ रेट 4.56 आ रहा है और हमारा 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उनका 5.2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कैनवस पे हमारा एक नाम अंकित हो गया है और दुनिया को हमारी ताकत पता चल रही है। हम आज जब इकोनॉमी में लीड कर रहे हैं, तो जब आप लीडर बनते हैं तो बाकी लोग आपके फॉलोअर बनते हैं, और वही किस्सा हो रहा है हिंदुस्तान के साथ कि हम इमर्जिंग इकोनॉमी में लीडर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। जब हम लीडर के रूप में इमर्ज होंगे तो हर चीज का मतलब होगा, तब हमारे एक स्टेटमेंट का मतलब होगा, और हम बहुत से पॉलिसीज जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं उनमें हमारी विजिबिलिटी होगी, हमारा से होगा। हम जब कोई इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे या कुछ करेंगे तो हमारे पर तवज्जो दिया जाएगा। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर डाल रही हैं। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल हमारा रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है, तो उससे भी हमें बूस्ट मिल रहा है। हमारा हेल्थ टूरिज्म बढ़ रहा है, ये भी हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। तो हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ला रही हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा है, क्षितिज जी ने, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग ही का टाइम है जहां हमें बूस्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे ही बूस्ट होगा, देश अपने आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएगा 2-3 साल में। तो इन चीजों को हम देखते हैं कि यस, एक अच्छे लीडरशिप का बहुत फर्क पड़ता है। नेता अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो।
बिल्कुल, और ये ताकत भी है भारत की। इस बारे में जब आप जिक्र करते हैं तब आप भारत को एक ऐसी पृष्ठभूमि पर देखते हैं जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। शैलेंद्र के पास एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, एक बात होती है पॉलिसी बनाना, दूसरी बात होती है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये कि आखिरी व्यक्ति तक उस पॉलिसी का लाभ पहुंच रहा हो। मुझे लगता है कि जनता के करीब अगर आप हैं तो वही सबसे अच्छे से बता सकती हैं कि क्रियान्वयन में कहां परेशानी आती है और क्या लाभ लोगों तक पहुंचता है। सीधा लोगों से बात कर लेते हैं। बात होती है सरकार पॉलिसी बनाती है, अधिकारी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्या लगता है कि वास्तविकता में जिन लोगों तक लाभ पहुंचना चाहिए पहुंचता है क्या? पहुंचना तो है जी, वो 100% नहीं हो पाता है जी, और बाकी जो मतलब बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं। तमाम जो बातें कही जाती हैं युवाओं के स्वरोजगार के लिए, लेकिन देखने में आता है कि सरकारें नियम बना देती हैं, स्कीम चालू कर देती हैं, लेकिन लोन नहीं मिल पाता है। तो क्या लगता है कि जो सुविधाएं आप लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल पाती हैं क्या? थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में मुझे लगता है गवर्नमेंट पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है। अगर वो पूरा फोकस करे इम्प्लीमेंट करने में, तो योजनाएं तो बना देती है, लेकिन युवाओं तक वो कैसे पहुंचे वो योजनाओं का लाभ, इस पर सरकार अगर ध्यान दे तो आई थिंक काफ़ी कुछ हो सकता है। क्योंकि ठीक है सिटी बेस पे तो ठीक है, रूरल एरिया में लोगों को किसी चीज़ की जानकारी भी नहीं होती है। सर, एक बात जो लगातार आती है, कई बार ऐसे देखने में आता है कि अपात्र लोग जो है वो योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, लेकिन पात्र जो है वो घर बैठे रहते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्मली आज की डेट में आप अगर देखेंगे, अगर इसको प्रॉपर चेक कराएंगे ना, तो कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जिनका उसमें कहीं से कहीं तक पात्र ही नहीं होंगे, और वो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। किसके थ्रू लेते हैं, किस एजेंसी, कौन लोग उसको बनाने वाले हैं, उसमें कितना पैसा खा के वो गलत बना के दे रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली सर्वे कराना चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया आधार कार्ड लिंक करने के बाद में, लेकिन उस आधार कार्ड लिंक के साथ में उनकी इनकम और वो सोर्स जो है ना, उसका भी प्रॉपर चेक करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में नगर निगम का कार्ड, राशन कार्ड अगर आप देखेंगे, अगर आप इसमें आयुष्मान योजना वगैरह देखेंगे, तो उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो पात्र नहीं हैं और उसके बाद में भी इसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल सर, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि जो गरीब व्यक्ति है जिसके लिए योजनाएं चलती हैं उस तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। क्या लगता है किस तरह का सरकार को कदम उठाने चाहिए? एक ग्वालियर के कवि हुए हैं आनंद मिश्र, उनकी पंक्तियाँ हैं, बादल इतना बरस रहे हैं पौधे फिर भी तरस रहे हैं, यही चमन को अचरज भारी पानी कहाँ चला जाता है। दूसरे दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो यही लाइन है जो रियलिटी चेक है, यही लाइन है जो दर्पण दिखा देती है कि आखिर जो पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंच भी रही है नहीं। नीतीश जी, इस पर आप जरा टिप्पणी दीजिएगा जरूर, क्योंकि जनता से सीधे हमने बातचीत की, आपने भी सुना, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, धरातल तक पहुंचते पहुंचते तो गायब हो जाती है। जी बिल्कुल। आप पुराना पास्ट देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि केंद्र से अगर 1 रुपया चल के आता है तो जनता के पास वो 10 पैसे ही पहुंचता है। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है और इनकी जो नीतियां हैं, डिजिटलाइजेशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो ये आधार कार्ड लिंक करने की बात हुई है, आधार कार्ड के थ्रू सीधा बेनिफिट जो है हितग्राही के खाते में पहुंच रहा है, और बीच में से मीडिएटर्स जो हैं उन्हें हटाने का जो काम किया है, तो आगे जाके इस पे और भी स्टेप सरकार लेगी, और जो ये सीधा ट्रांसफर जनता को नहीं पहुंच पाता था बेनिफिट, वो जनता के पास पहुंचने के लिए और भी कारगर उपाय किए जाएंगे। हो सकता है कि किसी सख्त प्रावधान को लेकर जरूर केंद्र सरकार विचार भी करे। क्षितिज जी, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी। आपको बता दूं दिल्ली में बारिश हो रही है, और मुझे लगता है कि उम्मीदों की भी बारिश है और उन चुनावी दावों और वादों की भी बारिश है जो शायद आज निर्मला सीतारमण डिजिटली लेकर आने वाली हैं जनता के सामने। क्षितिज जी, देखिए, हम ना एक अवंतिका एक ग्रोइंग नेशन है और बहुत एस्पिरेशनल यंग पॉपुलेशन है। सो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट जो मेरे सारे जो साथ यहाँ पे लर्नेड लोग हैं पैनल पे, उन्होंने जैसे बताया, मैं एक बताऊंगा, एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है कि दैट हमारा माइंडसेट एक बहुत चेंज हुआ है लोगों का, जहाँ पे एक माइंडसेट लोगों का आया कि हाँ, एक स्टार्टअप किया जा सकता है, अपना काम किया जा सकता है, जॉब से हटके भी कुछ हो सकता है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस बहुत रहने वाला है। ऑलरेडी
टैक्स एग्जेम्पशन है, ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको फंड करती है अगर आपका आइडिया अच्छा हो। मैं अभी कल किसी से मिला जहां पे वो कुछ डिफेंस पे काम कर रहे हैं, डीआरडीओ ने 2 करोड़ की फंडिंग करी है उनको। तो मैं बता रहा हूँ दैट आप इनोवेट अगर कर रहे हैं, अगर कुछ नया आइडिया लेके आ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट फोकस करेगी उस चीज पे भी कि हम नया स्टार्टअप कैसे करें। देखिए 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इनफैक्ट 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो है 40 वर्ष की आयु से कम है। आप इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते अवंतिका। बिल्कुल तो आपको बिल्कुल, बहुत सही बात आपने क्षितिज कही। और मुझे लगता है कि इसका एक और एग्जाम्पल ये भी कि मध्य प्रदेश में भी आज मोहन सरकार की तरफ से 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो रही है। ये वो चीज है जिस बारे में क्षितिज जी निश्चित तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्पना जी बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए, नीतीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट 2024 उसे लेकर लगातार हमारी मेगा कवरेज जारी है। छोटे से ब्रेक का वक्त, उसके बाद सीधे आपको निर्मला सीतारमण का भाषण दिखाएंगे।